ईंट की बढ़ती कीमतों से काफ़ी चिंता है। गरीबों का दर्द उनके सीने में जो है एक बार फिर से जो है होने लगा है, और उनका मानना है कि 55-57 जो सरकारी रेट है उस पर जो है ईंट मिले। कोयला का रेट हमें आधी कीमत में मिलनी चाहिए। वो कोयले की कीमत हम लोग को मिल पा रही है 8500, 9000, 10,000 क्विंटल। हालांकि आपने मैम छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपका अभी भी जो है ताल्लुकात होंगे। फोन फोन तो आता ही होगा, बातचीत तो होती ही होगी, तो किस तरह की बात होती है, क्या कुछ कहा जाता है? आज टोल टैक्स में कौन है? दोनों टोल टैक्स में, बंगाल वाला भी और हमारा किशनगंज का जो बहादुरगंज का हाईवे है, जो बंगाल के लिए हम लोग जा रहे हैं। जिनके घर शीशे को हूं, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। गरीबों का हक बहुत तरह से मारा जा रहा है। जिनको हम आजमा चुके हैं, उन पर क्या आजमाना? इन 5 साल पर जो हुआ है, उन 17 साल पर जो मामला हुआ, वो शायद बेहतर जा रहा है। 5 साल इससे भी बेहतर करने की जरूरत है हम लोगों को। लेकिन लोग अब लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि घर बनाने के लिए सिर्फ ईंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है। तो बालू का रेट जो है सबसे बड़ा जो माफिया है वो बालू में है, लेकिन इंटरी माफिया है, मवेशी माफिया है। एक बार हम लोगों ने चेचिस खुलवाई है, 68 4 व्हीलर को सीज करवाया है। बहादुर टू किशनगंज और लोहागरा वगैरह इन्हीं लोगों का की पैरवी आई मेरे पास। भैया मेरी गाड़ी आती फंस गई। चुनाव में इसका फायदा ले लेना और चुनाव जीतकर और ज्यादा रेट कर देना, ये बहुत तकलीफ दे वाली बात। इंट्री माफिया में कौन लोग हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। न पिछले 17 सालों में हुआ है, न इन 5 सालों में हुआ है। इन 5 सालों में नहीं हुआ है तो हम कैसे मान ले कि आने वाला वक्त में हो जाएगा? हाँ, टिकट बदल दे। मैं आज भी कह रहा हूँ, रमीज साहब को दे दे टिकट। मासूम रजा को लालच नहीं है, आ जाए बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब। मसला है वसूल और जाब्ते का। पूरी टीम के साथ फिर आज भी हम लोगों ने पार्टी ज्वाइनिंग नहीं की है। और वो ईंट भट्टों पर बात कर रहे हैं कि ईंट का दाम कम होना चाहिए। ऐसे में कई सवाल है जो तौसीफ आलम से बनता है कि कोयला माफिया पर बात कौन करेगा, बालू माफिया पर बात कौन करेगा, इंटरी माफिया पर बात कौन करेगा। मासूम रजा ने जो टीम खड़ी की मजलिस के लिए, AIMIM के लिए, कोई दागदार नहीं था। एक आदमी इंटरी माफिया में नहीं है, एक आदमी बालू के माफियागिरी में नहीं है, कोई जमीन का काम नहीं करता। मासूम रजा जो टीम खड़ी किया था, कोई क्रिमिनल नहीं है। साफ राजनीति देने की कोशिश की थी, साफ सुथरी राजनीति देने की कोशिश की है। लोग कह रहे हैं कि अगर आपको मनाने का प्रयास किया जाता तो आप मान जाते, फिर आप MIM में भी रहते। कौन है वो लोग जो इंटरी माफिया में है? एक आध नाम बता पाएंगे आप? देखिए, कुछ लोग तो अभी जेल में भी हैं, कुछ लोगों का नाम, ये जो बड़े पॉलिटिशियन है इन्हीं के लोग हैं, डायरेक्ट है। किन के लोग हैं? जो अभी प्रेजेंट टाइम में MLA बनने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, इनके लोग भी हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिव्य गंतव्य। हमारी मौजूदगी जो है मासूम रेजा साहब हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे। ज्वलंत मुद्दा है ईंट भट्टा को लेकर के, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की जो है बातों को रखा है। सबसे पहले आपका वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब, और खासतौर से दागा गंटॉप की। आप फाइनली रूप से आपने जो है मजलिस को टाटा बाय बाय जो है कर दिया, उसके बाद विस्तार रूप से मिलने का मौका पहली दफा मिल रहा है। कैसा लग रहा है MIM से दामन छुटाने के बाद? नहीं, पॉलिटिक्स में हम लोग तो सामाजिक खिदमात में थे और अब भी हैं, अल्लाह का करम है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जहाँ तक मसला है, अल्लाह का करम है। मासूम रजा कल भी इलाके में इसी तरह से रहता था, आज भी रहते हैं। मेरी मीटिंगें चल रही है, लोगों के बीच जा रहा हूँ। ये तो मामला है। मासूम के साथ जो लोग बने हुए थे, अल्लाह का करम आज भी हैं बने हुए। अखबारों में काफ़ी बने रहते हैं आजकल आप, बड़ा आर्टिकल आता है आपका। डर भी लगता है, कौन क्या छाप देता है नहीं मालूम। मैं बोलता भी नहीं हूँ और कुछ से कुछ छाप देता है, तो डर भी लगता है। जहाँ तक मसला है कि मैं फिर वही उसी बात को कह रहा हूँ, वसूल और ज़ाब्ता के हिसाब से मैं पार्टी से अलग हुआ हूँ, और वसूल ज़ाब्ता में अब भी मैं हूँ। कोई ज़ाती दुश्मनी किसी से हमारी नहीं है। किसी ज़ाती दुश्मनी मैं किसी से ना निभा सकता, ये मेरा नेचर भी नहीं, मेरी फितरत भी नहीं है। मेरी एक कोशिश रहती है कि जिनसे मेरा रिश्ता बना है या है, अल्लाह तबारक व तआला मौत तक वो रिश्ता हमारा कायम रखे जी। लेकिन अब चूंकि एक मसला हो गया, पार्टी से हम लोग वसूलन जिस अंदाज में, जिस हालात पर हम लोग पार्टी में थे, नहीं बनी तो हम लोग अलग हो गए। जनस्वराज के लोग काफ़ी आ रहे हैं आपके बीच, और आप भी जा रहे हैं। कुछ चीज़ों का तो फोटो वायरल हो जाता है, लेकिन काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं। देखिए, ये बात सच है कि जनस्वराज के काफ़ी सीनियर्स लीडर हमसे मिल चुके हैं, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे मुस्लिम लीग, SD, PI, RJD के लोग भी हमसे बात किए, सीनियर्स, कांग्रेस के AICC के बहुत सीनियर्स मेंबर, जो बिहार के जिम्मेदार लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार लोग भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत हो चुकी है कई दफ़ा। और साथ साथ
मनोज झा जी, ज़िला में हमारे कमरुल हुदा साहब, वो लोग सभी, एक पूरी टीम। उसके अलावे और भी कई पार्टियां हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी, अभी एक साहब का फ़ोन आया था कि ममता जी की पार्टी में आ जाइए, और न जाने अभी 8-10 ऐसी पार्टियां हैं। एक पार्टी के लोग शायद अभी आ रहे हैं थोड़ी देर के में, वो आके मेरे साथ 1:30 बजने को है, 1:30 बजे का वक्त दिए हैं मुलाकात करने को। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने एक बात कही थी कि नहीं, कुछ भी फैसला लेंगे सार्वजनिक रूप से या मशवरे के तहत ही लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द हम लोग ये डिसीजन लेने जा रहे हैं। अच्छा जी, उस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे जिसके लिए हम जो है आज आपका टाइम लिए हैं। पूर्व विधायक तौसीफ आलम, जो कि अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है, जिस मजलिस को आपने छोड़ा है उसी के वो अब नेता है, कद्दावर नेता है। कई बार यहाँ की जनता ने उन्हें मौका दिया है और वो विधायक रहे हमारे। ईद की बढ़ती कीमतों से काफ़ी चिंता है, गरीबों का दर्द उनके सीने में जो है एक बार फिर से जो है होने लगा है, और उनका मानना है कि 55-57 रुपये जो सरकारी रेट है उस पर जो है ईद मिले। तौसीफ साहब का जहाँ तक मसला है, उनके भाई चेयरमैन हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, विधायक, भाभी चेयरमैन है, भाभी चेयरमैन है, प्रतिनिधि हैं उनके बड़े भाई, और बड़े भाई उनके हैं फैयाज साहब से हम लोग का भी अच्छा रिश्ता है। तो शायद उनको वहाँ पर प्रस्ताव ले लेना चाहिए था जिला परिषद की मीटिंग में, और प्रस्ताव लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग करके इस पर कार्रवाई करानी चाहिए थी। बोलने को ना देख, कदमों को देख, चलता किधर है। मसला क्या है, अभी हम लोगों ने देखा ईंट भट्टे वालों की तकलीफें सामने में आई। कई लोगों ने हम लोगों को भी फ़ोन किया, मेरे रिश्तेदार भी हैं कुछ लोग। इन लोगों का कहना है कि जो कोयला का रेट हमें आधी कीमत में मिलनी चाहिए, वो कोयले की कीमत हम लोग को मिल पा रही है 8500, 9000, 10,000 क्विंटल। तो भैया 18,000 तक क्विंटल है, भैया उसका रेट घटा दीजिए। उसका भी 5500-5600 रुपये है रेट, उसको घटा दीजिए, हम लोग इधर घटा देंगे। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला वहाँ पर चल रहा है उन लोगों के बीच। उनका कहना है कि हमें कोई शौक नहीं है, हमें जो जिस रेट में पड़ता आ रहा उस रेट में हम बेच रहे हैं। जहाँ तक मसला है, इन 17 सालों में इस शख्स ने हमारे गरीब भाइयों के लिए, गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या किया, ये तो उनको पहले आवाज उठानी चाहिए थी। क्या विधानसभा का एक क्वेश्चन है सामने में लाए? अगर वो लाते हैं तो ईमानदाराना तरीके से इनकी इस कोशिश को हम लोग मानेंगे, वरना सिर्फ चुनाव जुमला। मोदी जी का वही होगा कि 15 लाख हर गरीबों को मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। तो ये मामला है कहीं ना कहीं। मैं जो इसी बात को समझता हूँ चुनावी जुमला है, नौजवानों को भड़काने का मसला है। बहुत सारे ऐसे मसले, हालांकि उनकी जो मांग है उसे आप सिरे से नकार नहीं सकते हैं। अगर ये हो जाता है, भले ही चुनावी मुद्दा हो, लेकिन आम जनों को जो है लाभ मिलेगा। लेकिन लोग अब लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि घर बनाने के लिए सिर्फ ईंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है। तो बालू का रेट जो है सबसे बड़ा जो माफिया है वो बालू में है, लेकिन इंटरी माफिया है, मवेशी माफिया है, टोल टैक्स माफिया है, ऐसे कई और माफियाओं के नाम जो आप लोग लिख रहे हैं। तमाम तरह चीज़ों पर बात होनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके लोग हैं इसमें। आज टोल टैक्स में कौन है? दोनों टोल टैक्स में, बंगाल वाला भी और हमारा किशनगंज का जो बहादुरगंज का हाईवे है जो बंगाल के लिए हम लोग जा रहे हैं, ये वाला भी। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा इन लोगों को कि भाई अपनी नीयत साफ रखिए। सबसे पहले जिनके घर शीशे को हो, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। गरीबों का हक बहुत तरह से मारा जा रहा है। जो ट्रक का, बालू का ट्रक हम लोग मेरे ख्याल से 9,000, 10,000, 15,000 रुपये में हम लोग घर पर मैं अपने मकान के काम में मंगवाते थे। अभी वो 50,000 से ऊपर का चला गया है, 60-60 हज़ार रुपये तक बिकता है। तो गरीबों के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। इंट्री माफिया में कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। इसका भी खुलासा करना चाहिए, खुलासा करने की जरूरत है इसका भी। तो गरीबों के साथ नाइंसाफियां बहुत जगह हो रही है, और कहीं ना कहीं यही लोग हैं। चुनाव में इसका फायदा ले लेना और चुनाव जीतकर और ज्यादा रेट कर देना, ये बहुत तकलीफ दे वाली बात है। हाँ, एक ज्वलंत मुद्दा है, हम गरीब हैं। हमारे साथ ये जिला 95%, 98% गरीब इलाका है। मजदूरी और दूसरे प्रदेशों में काम करके अपनी रोजी रोटी को चलाने का काम करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ से बाहर रहते हैं। इन चीज़ों पर सरकार से बैठ करके, हुकूमत से बैठ करके, जिला पदाधिकारी से बैठ करके
ये बड़ी बात, एक बड़ा बहस का मामला होना चाहिए, लेकिन अब तक तो हुआ नहीं। न पिछले 17 सालों में हुआ है, न इन 5 सालों में हुआ है। इन 5 सालों में नहीं हुआ है तो हम कैसे मान लें कि आने वाला वक्त में हो जाएगा। और फिर पदेन तो वो लोग हैं, सिर्फ विधान सभा की कुर्सी हटी है, चेयरमैन है रेगुलर, जिला पार्षद है रेगुलर, मुखिया है रेगुलर। इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या पिछले 25-30 सालों से किसी न किसी पोस्ट पर कायम है? आपकी पॉलिसी क्या है साहब? आपकी पॉलिसी क्या है? मासूम रजा ने जो टीम खड़ी की मजलिस के लिए, AIMIM के लिए, कोई दागदार नहीं था। एक आदमी इंट्री माफिया में नहीं है, एक आदमी बालू के माफियागिरी में नहीं है, कोई जमीन का काम नहीं करता है। मासूम रजा जो टीम खड़ी किया था, कोई क्रिमिनल नहीं है। साफ राजनीति देने की कोशिश की थी, साफ सुथरी राजनीति देने की कोशिश की है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, खुलासा करिए, किया जाए। मैं किसी के बचाव पक्ष में नहीं आता हूं, लेकिन इसका मामला को भड़का करके चुनाव जीतने की जो रणनीति है, ये कामयाब नहीं होने देंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर आपको मनाने का प्रयास किया जाता तो आप मान जाते, फिर आप MIM में भी रहते। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अख्तरुल इमान साहब के साथ मेरे 15 साल का सफर हुआ और MIM के साथ 11 साल का सफर रहा। इस दौरान बहुत सारे लोग जो अख्तरुल इमान साहब से बड़ी शख्सियत के लोग, MP MLAs, पदेन लोग, मेरे लोकल लोग, मेरे रिश्तेदार, उनसे अलग करने की बड़ी कोशिश की थी। मैं अलग ना हो सका। मैं लेकिन जब अलग हुआ हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा जाती मसला नहीं था, वो सुलूक का, ज़ाब्ते का मसला था। मैं ज़ाब्ते के एतबार से अलग हुआ हूं, तो ये लोग मनाने वाला तो कोई सवाल ही नहीं साहब। हाँ, टिकट बदल दे, मैं आज भी कह रहा हूं, रमीज साहब को दे दे टिकट। मासूम रजा को लालच नहीं है, आ जाए बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब। मसला है वसूल और ज़ाब्ते का, पूरी टीम के साथ। फिर आज भी हम लोगों ने पार्टी ज्वाइनिंग नहीं की है, हम लोगों ने पार्टी ज्वाइनिंग नहीं की है, किसी पार्टी का ऐलान नहीं किया है। हाँ, जो लोग आ रहे हैं वेलकम कर रहे हैं साहब, आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं हमारे पास, वेलकम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम मिलेंगे सबसे, कल भी मिलते थे, आज भी मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल एक पार्टी के बैनर तले मिलते थे, आज हम आजाद हैं साहब, हमें जो अच्छा लगेगा हम कदम उठाएंगे। लेकिन ये मनाने मुनाने वाली बात, ये फिर क्या हो गया? पिछला 17 साल जो अंधेरे में रहा ये इलाका, अगर हम मान जाते हैं तो ये गारंटी है क्या कि आने वाला 20 साल तक फिर कोई इस अंधेरे को, ये जो तकलीफें जिन लोगों ने पिछले 17 साल झेली हैं, क्या उस तकलीफ को खत्म कर देंगे हम लोग? वो तो मानने वाला है ही नहीं। जिनको हम आजमा चुके हैं, उन पर क्या आजमाना? इन 5 साल पर जो हुआ है, उन 17 साल पर जो मामला हुआ है, वो शायद बेहतर जा रहा है। 5 साल इससे भी बेहतर करने की जरूरत है हम लोगों को। ये जो 5 साल गुजरा है, इससे भी बेहतर करने की हम लोग को जरूरत थी। एक शायद तजर्बाकार नेता अगर इस पे काबिज होते तो इस 5 साल और अच्छा जाता। जो अख्तरुल इमान साहब ने अमोर में करके दिखाया, शायद बहादुरगंज भी होता, हमारा आज मटियारी पुल भी होता। मटियारी पुल क्यों नहीं हुआ साहब? निसंद्रा पुल हुआ, मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन मटियारी पुल की जरूरत थी ना, नहीं हो सका। 4 लेन इधर से भी गुजरने की जरूरत थी, ट्रगाज वालों को बहादुरगंज से कनेक्टिविटी सिर्फ एक रास्ते के सहारे, और वो भी बहुत गड्ढा भरा हुआ है। अच्छा, ऑन कैमरा जो एक या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर जो बोला जाता है और चीज़ों को भी किया जाता है। हालांकि आपने MIM छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपका अभी भी जो है ताल्लुकात होंगे। फोन तो आता ही होगा, बातचीत तो होती ही होगी, तो किस तरह की बात होती है, क्या कुछ कहा जाता है? अगल बगल के जो डायरेक्ट फ़ोन नहीं आ रहा है, ना सदर साहब का फ़ोन आया है, ना हैदराबाद वालों का, लेकिन हैदराबाद से भी जिनका फ़ोन आ रहा है, तो कोई कॉरपोरेटर हैं, कोई कुछ है, उन लोगों का, और इधर से भी जो एतराफ़ के लोगों का जो फ़ोन आ रहा है, तो उन्हीं लोगों का हम लोगों के बीच फ़ोन आया है। अब फ़ोन आता है, भाई हमारा रिश्ता है उनसे, पहले था, सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर हम लोग पार्टी से अलग हुए हैं, उसी अलग इसमें हैं हम लोग। रही बात की बात किसी की भी, जब मैं दूसरी पार्टियों के लोगों से मिल सकता हूं, दूसरे लोगों से मैं मुलाकात कर सकता हूं, मीटिंगें हो सकती है, तो वो तो बहुत छोटी चीज़ है, उनसे बात हो सकती है, बात कर ही सकते हैं। बात माफियाओं की चल रही थी, भट्टा माफियाओं से लेकर हमने एंटरी माफियाओं से लेकर के भू माफियाओं तक बात की, लेकिन सब आवाज़ उठाते हैं,
चाहे हम भूमाफियाओं की बात करें, बालू माफियाओं की बात करें या भट्टा माफियाओं की बात करें या कोयला माफियाओं की बात करें, हमारा समाज में कई तरह के जो माफिया है और जो भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाता है, आखिर किसी ने रिजल्ट नहीं दिया है, बल्कि लोग कहते हैं कि आवाज़ इसलिए उठाया जाता है कि चूंकि जो माफिया होते हैं वो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, उनसे पैसा टका लेकर लोग मैनेज हो जाते हैं। तो इस आरोप को आपको क्या लगता है, क्या किस तरह की चीज़ें होती देखिए, कई बार हम लोगों ने चेचिस खुलवाई है, 68 फोर व्हीलर को सीज करवाया है, बहादुर टू किशनगंज और लोहागरा वगैरह, इन्हीं लोगों की पैरवी आई मेरे पास। भैया मेरी गाड़ियाँ थी, फंस गई, 90,000, 92,000, 91,000, 1 लाख कुछ हज़ार रुपए हम लोगों को डर लग गया, देना पड़ा गाड़ियों को। हम लोगों ने कई बार करवाया। कोई माइका लाल कह दे तो एंट्री माफिया वाला सब मेरे घर पर आने की हिम्मत कर सका है क्या? लोग धड़ल्ले से कह रहे हैं कि बहादुरगंज में भी एंट्री माफिया चल रहा है, क्योंकि आप जो है बड़े नेता है और मैं समझता हूँ कि एक लंबा अरसा हो गया है कि इस राजनीति के करियर में आप हैं। कौन है वो लोग जो एंट्री माफिया में हैं? एक आध नाम बता पाएंगे आप? देखिए, कुछ लोग तो अभी जेल में भी हैं, कुछ लोगों का नाम, ये जो बड़े पॉलिटिशियन हैं इन्हीं के लोग हैं, डायरेक्ट है। किन के लोग हैं? जो अभी प्रेजेंट टाइम एमएलए बनने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, इनके लोग भी हैं और लोग भी हैं, मैं देख रहा हूँ और लोग भी हैं। ये तो प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों का रैकरी करे, इन लोगों पर ध्यान रखे, नजरें रखे और पकड़ा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जब पकड़ा जाएगा तो सब जेल में जाएगा। जिला प्रशासन को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी चाहिए, एसडीएम साहब को भी चाहिए, एसपी साहब को चाहिए, इन लोगों पर निगाह रखे। ये लोग जेल में जाएगा, जेल में रहेगा, इन लोगों का ठिकाना है जेल। इन लोगों की गुंडागर्दी के वजह कर, इन लोगों के ये रोड माफियाओं के वजह कर, ओवरलोडिंग माफियाओं के वजह कर हमें दुगुना और तिगुना रेट में आज बालू भी खरीदना पड़ रहा है, गिट्टी भी खरीदनी पड़ रही है और साथ साथ ये जो हर चीज़ का दाम जो बढ़ रहा है, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो मवेशी का हो, इन सारी चीज़ों पर इसका फर्क पड़ रहा, असर पड़ रहा है। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में आपसे सवाल करना चाहिए कि 2025 जो है अनकरीब है और कुछ माह बाद चुनावी रणभूमि में पूरा बहादुरगंज, पूरा किशनगंज, पूरा सीमांचल, पूरा बिहार जो है रहेगा। क्या इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि मासूम रजा चुनाव में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? मैं जहाँ तक भी गया हूँ पूर्वी बेल्ट और पश्चिमी बेल्ट, मैक्सिमम लोगों का कहना है, मेरे सलाहकार कि नहीं, आपको चुनाव में आना चाहिए। आपसे एक उम्मीद है, आपने रेगुलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंदोलन से लेकर आज तक खिदमात को अंजाम दिए हैं, एक बड़ी टीम आपके साथ खड़ी है, तो इन लोगों की सोच है कि नहीं, चुनाव में आना चाहिए। जहाँ तक रही बात कि अभी हम लोग फाइनल डिसीजन नहीं लिए हैं, इंशाअल्लाह ताला मशवरे के तहत हम लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद अगर मैं 100% में मानूं तो 51% चुनाव लड़ने की उम्मीद। मैं आखिरी सवाल, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे पास खबर पक्की है कि पार्टियां है, पार्टी का नाम मैं नहीं लूँगा, कि आपका टिकट लगभग कंफर्म हो चुका है। कुछ लोग बुला रहे हैं साहब, कुछ लोगों की मीटिंग मेरी हो चुकी है, लेकिन कुछ उलमाए कराम जिनको मैं मानकर चलता हूँ उन्होंने अभी रोका है। कुछ हमारी तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, उन्होंने भी अभी रोका है कि मासूम अभी तुम्हारे पर हमारी नज़रें हैं, लंबा सफ़र भी करना है, थोड़ा सा रुको और अगर डिसीजन लेना भी है तो मजबूत डिसीजन लेंगे, मशवरे के साथ लेंगे। मैं तो उन लोगों को मान के चलता हूँ और मेरी टीम को मानकर चलता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किसी ज़माने में मजलिस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, आजकल जो है ये किसी पार्टी से है नहीं, मासूम रेजा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे ईंट भट्टे की जो कीमतों को लेकर पूर्व विधायक तौसीफ आलम, जिनको यहाँ की जनता ने 4 बार मौका दिया, 17 साल तक वो विधायक बने रहे और जब सत्ता से वो बेदखल हुए तो एक बार फिर उनके सीने में जो है गरीबों का दर्द होने लगा है और वो ईंट भट्टों पर बात कर रहे हैं कि ईंट का दाम कम होना चाहिए। ऐसे में कई सवाल है जो तौसीफ आलम से बनता है कि कोयला माफिया पर बात कौन करेगा, बालू माफिया पर बात कौन करेगा, इंटरी माफिया पर बात कौन करेगा, दुनिया जानती है लोहागड़ा के मवेशी माफिया पर बात कौन करेगा। आप हमदर्द है और आपके से लोगों को उम्मीद भी है, तो आइए ना सारे मुद्दों पर बात कीजिए और मसीहा जब बनने का इतना ही शौक है तो खुलकर बनिए। दिगर बात है कि 16 साल के मौके में आपने कभी जो है विधानसभा में एक भी सवाल पूछने का काम नहीं किया। हाँ, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सवाल जरूर पूछते हैं और मासूम भाई आपको भी पता है, हमको भी पता है कि फेसबुक में के द्वारा उठाए गए सवालों का सरकार पर क्या असर पड़ती है। विदा लेना चाहेंगे आपसे।
गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।